दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक के बेल्लारी में थे। वही बेल्लारी जिसकी पहचान रेड्डी बंधुओं से जुड़ी है और वही रेड्डी बंधु जिनकी पहचान खनन माफिया के तौर पर रही। और जिस वक्त सिद्धारमैया की सरकार थी या पहली बार जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त लोकपाल की एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसमें बताया गया हर साल तकरीबन 60,000 करोड़ का खेल खनन माफिया के तौर पर रेड्डी बंधुओं के साथ हो जाता है। लेकिन अब तो काफी पानी बह चुका है और 60,000 करोड़ क्या मायने रखते हैं राजनीतिक तौर पर। और मौजूदा वक्त में जब कर्नाटक चुनाव हो रहा है तो यह भी कल्पना के परे है कि कितना पैसा कर्नाटक चुनाव में फूंका जा रहा है, कौन फूंक रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, यह जानते समझते हुए कि 2018 में जब कर्नाटक चुनाव हुए थे तो उस दौर में सबसे महंगा चुनाव कर्नाटक का ही था। हालांकि डाटा और आंकड़ा बड़ा छोटा बताया गया। जो भी एजेंसियां थी जिन्होंने जानकारी दी, उन्होंने कहा कि तकरीबन 10,500 करोड़ रुपए का यह चुनाव था। अगर उस स्पीड को पकड़ना चाहें तो इस बात से पकड़ लीजिए कि दरअसल राज्य दर राज्य चुनाव जो इसके बाद से होते चले गए, उसमें इस बार यानी 2023 का कर्नाटक चुनाव तकरीबन 30 से 40,000 करोड़ रुपए खपा लेगा। यह पैसा कोई बहुत मायने नहीं रखता है राजनीति के क्षेत्र में, खास तौर से तब जब इस देश की सियासत में पैसा लोकतंत्र के मापक के तौर पर हो गया। 2014 के चुनाव की जानकारी निकल कर आई कि 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव की जानकारी आई, 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और हर कोई यह मानकर चल रहा है कि दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया तो खर्च होगा ही। इतना पैसा क्या यह ब्लैक मनी है? ब्लैक मनी से हटकर और कहां कुछ पैसा हो सकता है? क्योंकि चुनाव आयोग तो निर्धारित करता है हर उम्मीदवार 40 लाख रुपए अपने प्रचार में फूकेगा। और उस लिहाज से भी देखिए, और इलेक्शन कमीशन के अपने खर्चे को भी आप देख लीजिए तो भी आप हैरत में पड़ जाएंगे कि एक राज्य में चुनाव 1,000 करोड़ से ज्यादा होना नहीं चाहिए। बावजूद इसके 2018 में कर्नाटक चुनाव अगर 10,500 करोड़ रुपए में हुआ तो उसके बाद की स्थिति और 2019 के बाद की स्थिति राज्य दर राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, एक पूरी कतार, और चाहे गुजराती क्यों ना हो, उस पूरी कतार को 2019 के बाद अगर देखना शुरू कीजिएगा तो जानकर हैरत होगी कि अगर औसत भी निकालिएगा तो वह तकरीबन 10,000 करोड़ प्रति राज्य के हिसाब से बैठ ही जाएगा। तो क्या कर्नाटक चुनाव सबसे महंगा चुनाव इस दौर में किसी भी राज्य का इस बार होने वाला है? और यह मात उत्तर प्रदेश को भी दे रहा है। इतना ज्यादा पैसा, इतनी ज्यादा पूंजी, इतनी ज्यादा तरीके से ब्लैक मनी क्या कर्नाटक चुनाव के भीतर समा चुकी है? इस दौर में जो जानकारी निकल कर आती है कि तकरीबन 150 करोड़ रुपए ही अभी तक पकड़ में आए हैं। वो चाहे गिफ्ट के तौर पर दिए जाने वाले सामानों की जब जब्ती हुई उसकी गिनती हुई, चाहे शराब की गिनती हुई, चाहे ड्रग्स की गिनती हुई, चाहे नकदी ही गिनती क्यों ना हुई, लेकिन ये 150 करोड़ का ही खेल था जो अभी तक जब्त किया गया है, आने वाले वक्त में और जब्त होगा। लेकिन इसके समानांतर एक क्षण के लिए जरा यह सोच लीजिए, जितना पैसा चुनाव में फूंका जा रहा है उससे इस देश की सामाजिक और आर्थिक रीढ़ कैसे तोड़ दी गई है। जितना पैसा चुनाव दर चुनाव ब्लैक मनी के तौर पर या फिर जो भी पैसा जिन भी माध्यमों से लगाते हैं, अगर उसकी गिनती आप शुरू कर लीजिए तो आप हैरत में आ जाएंगे। जो सरकार अपने हाथ पीछे खींचती है, पैसा नहीं है, हालांकि पद खाली पड़े हैं, वह बेरोजगार युवा भी सोच ले और समझ ले। जितनी बड़ी तादाद में जिक्र हो रहा है कि कितने पद खाली पड़े हैं, वो तकरीबन 9,74,000 केंद्र सरकार के अधीन है। और जितना पैसा चुनाव में खर्च किया जा रहा है, अगर उस पैसे को एक क्षण के लिए इस बेरोजगारी से जोड़ दीजिए तो फिर रेलवे की तकरीबन 3 लाख नौकरियां और सेना की तकरीबन 2.25 लाख नौकरियां,
यानी तकरीबन 6 लाख के लगभग नौकरियों का वेतन एक झटके में साल भर का निकल आएगा और सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी जितना खर्च किया जाता है। और अगर 2019 के बाद से आप हर इलेक्शन दर इलेक्शन जो खर्च होता रहा और राज्य दर राज्य जो चुनाव के ऊपर खर्च होता चला गया, किसानों की आय तो बहुत पहले दुगनी हो जाती है। सरकार जिस आंकड़े पर चढ़ी हुई और खेल रही है ना, उसमें किसानों की आय अगर विकास दर से जोड़कर निकालिएगा और मोदी सत्ता की इकोनॉमी के आश्रय चलिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा कि किसानों की आय 2036-37 में दुगनी हो पाएगी। यह अलग मसला है कि उस वक्त महंगाई क्या होगी और उस वक्त जो दुगनी आय होगी उसकी कीमत क्या होगी। यह शर्म करने की बात है कि भारत के भीतर जो भी कानून का जिक्र होता है उसके मद्देनजर आज हमें उस चुनाव का कच्चा चिट्ठा और उसमें लगने वाले पैसे का जिक्र करते हुए यह बताना पड़ रहा है कि इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश का एमएसएमई जिसको रिवाइवल प्लान्स आरबीआई भी बनाता है, लेकिन जितना पैसा एमएसएमई को चाहिए जिससे वो सही मायने में उसका रिवाइवल हो जाए और इस देश में नौकरियों की कमी ना पड़े, वह भी पूरी हो सकती है। लेकिन आपको राजनीति में उड़ाने वाले धन को थामना होगा। जो ब्लैक मनी जिन माध्यमों से आती है और जो पैसा उड़ाया जाता है उसको लेकर नकेल कसनी होगी। लेकिन यह नैतिक बल किस नेता के पास होगा, किस सत्ता के पास होगा, तो एक एक पन्नों दर पन्नों जरा समझने की कोशिश कीजिए। रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, वॉलेट, हैंडबैग, शराब, ड्रग्स, नकदी तकरीबन 150 करोड़ के इस दौर में जब्त किए गए इलेक्शन के मद्देनजर एक महंगे चुनाव की तरफ बढ़ती हुई चीज में लगातार यह आकलन अब निकल कर आ रहा है कि लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपया इस चुनाव में फूंका जाएगा। इसमें पैसा भी जो आ रहा है, जब 3 और 4 अप्रैल को इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए 10 दिन का एसबीआई ने दरवाजा खोला, खिड़की हटाई, तो अभी जो जानकारी आई है ये सोर्सेस के हिसाब से है, यानी कोई फैक्चुअल तरीके से गवर्नमेंट ने अभी जारी नहीं किया है, लेकिन जो जानकारी बैंकों के माध्यमों से कच्चे तौर पर आ गई उसमें जानकारी आई लगभग 974 करोड़ के लगभग इलेक्ट्रल बॉन्ड इस दौर में कर्नाटक चुनाव की दिशा में चले गए। ये सारे पैसे जब जा रहे हैं 10 दिन के भीतर और इन सब के भीतर जो 224 सीटें हैं उसमें से 94 सीट को लेकर कहा जा रहा है कि हर सीट पर 1000 करोड़ के लगभग तो खर्च हो ही जाएगा, यानी 500 से 1000 के बीच में, यानी कीमत और बढ़ गई। लगभग 32 से 36 सीट ऐसी जानकारी आई जिसमें वहां के लोग जानकारी देते हैं कि दरअसल खर्च जो है ये 100 करोड़ के ऊपर तो रहता ही है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये रकम कोई बहुत बड़ी भी नहीं है। अब आप सोचिए, जब आप इसकी तुलना करने की शुरुआत करेंगे कि रेलवे में भर्ती 2,93,000 पद खाली पड़े हैं, सेना में भर्ती 2,64,000 पद खाली पड़े हैं, यानी कुल मिला के 5,57,000 करोड़। रिक्त पदों की तादाद तो 9,78,000 है, ये एक अलग मसला है। जो कुल खर्चा है वो जानकारी आती है कि 3 लाख करोड़ रुपया भर जाएगा अगर हम इस पदों पर रिक्त कर दें। लेकिन 3 लाख करोड़ रुपया इस देश में कैसे फूंका गया 2019 के चुनाव में? कहा तो यह गया कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ था। जानकारी लेकिन अलग अलग माध्यमों से निकल कर आई 60,000 करोड़, और ये अलग अलग तरीके से, मतलब है सेंटर फॉर मीडिया हो, एडीआर की रिपोर्ट हो, कुछ इलेक्शन वॉच हो, कुछ इलेक्शन कमीशन हो, अलग अलग माध्यमों से जो निकल कर आया, लेकिन वह डाटा 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लोकसभा चुनाव में जा रहा था। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश जो एवरेज निकाला गया वो 10,10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रति राज्य है। ये अलग मसला है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त जो खर्चा था वह तकरीबन 25,000 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि उससे भी महंगा चुनाव 2017 में हुआ था उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछली बार, उस वक्त का खर्चा और इस वक्त का खर्चा दुगने से ज्यादा है। इसी तरीके से कर्नाटक का चुनाव उस वक्त 10,500 करोड़ में, इस वक्त उसकी कीमत 30 से 40
1000 करोड़ रुपए बताई गई है। और उसके बाद अगर आप उस फेरिस्त में ठीक पहले चले जाइए, जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, गुजरात है, इन चुनाव के भीतर जब घुसिएगा और उस पीरियड में जाइएगा और उस पीरियड को लेके मौजूदा वक्त में रुपए की कीमत से जोड़िएगा, तो पता चलेगा अरे ये तो 15,000 करोड़ रुपए के पार था। तो ये पैसे जब आप जोड़ते चले जाएंगे और उसके बाद एक सवाल आपके जहन में आएगा, चुनाव आयोग तब करता क्या है। चुनाव आयोग से जानकारी मिली कि चुनाव आयोग ने कहा कि दरअसल हमारा खर्च जो है चुनाव कराने में 511 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हर कैंडिडेट चूंकि 40 लाख रुपए प्रचार में खर्च कर सकता है, 224 सीट है, तो उनसे हमने एक एवरेज मांगा और एवरेज निकाली गई हमारी टीम के जरिए कि 3 कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो जमकर प्रचार करते हैं, यानी एक कैंडिडेट जीतने वाला, एक कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहने वाला और तीसरे वाले को अगर लगता है वह भी जीत सकता है। और वहां पर की जो सिचुएशन है कर्नाटक की, उसमें कांग्रेस है, बीजेपी है और जेडीएस भी है। उसके जब डाटा को पकड़ा गया कि मान लीजिए उसके कैंडिडेट ही 40-40 लाख रुपए खर्च करते हैं और बाकी कुछ कम करते हैं, लेकिन जानकारी यह भी आई कि पहली बार जैसे लिंगायत बहुल इलाका है या वोकलिंगा बहुल इलाका है, उन इलाकों में जो कैंडिडेट्स हैं एक नहीं, तीन तीन नहीं, पांच पांच कैंडिडेट्स एक ही कास्ट के खड़े कर दिए गए हैं। तो यूं ही तो नहीं खड़े किए गए होंगे, उनको भी कुछ दिया जाता होगा, लेकिन छोड़िए उसको थोड़ी देर के लिए। इलेक्शन कमीशन की नजर से देखिए, 40 लाख रुपए खर्च चुनाव प्रचार के और 3 कैंडिडेट अगर 40-40 लाख करते हैं तो ये कुल मिला के 224 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 268 करोड़ बन जाता है। नियम के मुताबिक ध्यान दीजिए तो चुनाव आयोग के 511 करोड़, ये तकरीबन 268 करोड़, और इसको अगर बाकी कैंडिडेट से जोड़ के 500 करोड़ तक भी ले जाइए तो 1000 करोड़ में चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन जो जानकारी निकल कर आती है वो बताती है कि जी नहीं, ऐसा होता नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके बाद जो करप्शन आता है राज्य में, वो पैसा लौटाने की प्रक्रिया में भी होता है। यानी कांग्रेस ने जो अभी हाल में 1.5 लाख करोड़ रुपया की जो घूस ली गई, कमीशन 40%, जिसकी एक लंबी फहरिस्त जारी की कि हर पद के लिए निर्धारित है इतना कमीशन, और 1.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 2019 से लेकर अभी तक का बताया कि इतना खर्च किया गया है। तो इसका मैसेज बहुत साफ है कि कमीशन अगर 40% तक चला गया तो क्या अब जो नई सरकार बनेगी उसका कमीशन और ज्यादा होगा? क्योंकि पैसा तो हर कोई फूंक रहा है और फूंकते हुए पैसे के बीच बीजेपी अपर हैंड इसलिए है क्योंकि चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, चाहे 20,000 रुपए से कम दान दिया जाने वाला पैसा हो, या फिर अलग अलग कॉरपोरेट के ट्रस्ट के जरिए जो पैसा आता है, उसका एवरेज जो है 60 से 80% तक बीजेपी के पास ही डोनेशन के तौर पर जाता है। तो खर्च तो वही करेगी। और जब इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भी भरी, उसमें भी नजर आया कि बीजेपी कांग्रेस की तुलना में लगभग दुगना पैसा खर्च करती है। और यह डाटा भी खुले तौर पर निकल कर आया 21-22 का। जैसे अगर आप देखिए तो उसमें बताया गया कि 780 करोड़ रुपए मिले। 780 करोड़ में से 614 करोड़ बीजेपी के खाते में, 95 करोड़ कांग्रेस के खाते में और बाकी छिटपुट बाकियों को मिले। अब इन्होंने अगर इतना बतलाया कि 614 करोड़ हमको मिले और 95, तो रेशियो देखिए कितना अंतर है। तो दूसरी जो पार्टी है नेशनल पार्टी इस देश की, जब उसके और बीजेपी के बीच का जो अंतर है वो लगभग 600 गुने के लगभग अंतर नजर आ रहा है, तो ऐसे में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या खर्च करेगी? और शायद इसीलिए जो इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स थे उसमें जब चीजें देखी गई और परखी गई कि असम के, केरल के, तमिलनाडु के, वेस्ट बंगाल के, पांडिचेरी के, पुडुचेरी के जो 2022 में चुनाव हुए उसमें खर्चा कितना हुआ, तो इन्होंने जो खर्चा दिखाया वो तकरीबन 224 करोड़ का खर्चा था। फिर वही सवाल, इतने कम खर्चे में चुनाव लड़ा जा सकता है क्या इस देश के भीतर में? और जो इलेक्शन कमीशन ने लकीर खींची हुई है, क्या वो नजर उसको नहीं आता है या तौर तरीके अलग हैं? या इस दौर में बड़ा डिफरेंस है क्योंकि इस देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत देती नहीं है कि आप इतना खर्च करें। और इसके लिए हमने एमएसएमई का जब डाटा देखना शुरू किया तो आरबीआई ने एक रिवाइवल प्रोग्राम और रिस्ट्रक्चर करने का और रिहेबिलिटेशन के लिए एक एमएसएमई के लिए प्रोग्राम लगाया। उसमें कहा कि देखिए 25 करोड़ तक जो लोन लिए हुए हैं उसको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, आपको हम डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। और यह सिलसिला कोविड के बाद से शुरू हुआ।
उसका असर यह हुआ कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा एमएसएमई उसके बाद से बंद हो गए। तो एमएसएमई को कितना पैसा चाहिए रिवाइवल को, उसका जब पूरा डाटा मंगवाया गया और वो डाटा जब निकाला गया तो पता चला कि अगर एकमुश्त सरकार एमएसएमई में लगभग 16 से 18 लाख करोड़ रुपए डाल देती है और छोड़ देती है कि आप पहले अपने आप को डेवलप कीजिए, तो भारत के भीतर एक झटके में जिस बेरोजगारी की गर्त में देश डूबा चला जा रहा है और अभी 8% से ज्यादा 8.11% है और शहरी इलाकों में तो ये 9% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है, एक झटके में वो कम हो जाएगा क्योंकि रोजगार तो एमएसएमई ही देगा, कॉरपोरेट नहीं देता। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा क्योंकि कॉरपोरेट और इस देश के पीएसयू का जो रेशियो है, एक पीएसयू अगर 100 लोगों को नौकरी देता है तो एक झटके में अगर वह इंडस्ट्री कोई कॉरपोरेट के हाथ में सौंप दी जाती है तो वहां 10 से 15 लोग ही रखे जाते हैं, बाकी 85 से 90 लोग हटा दिए जाते हैं। यह है रिस्ट्रक्चरिंग कॉर्पोरेटाइजेशन की या निजीकरण की भारत के भीतर की। अब अगला सवाल यह था कि जब इस परिस्थिति में आकर खड़े हो गए तो क्या इतना पैसा जो खर्च किया जा रहा है इस देश के भीतर में उतना तो बजट में भी नहीं लाया जाता। मसलन स्वच्छ भारत मिशन 12,000 करोड़ का है, उसको आप एक झटके में कर्नाटक चुनाव से जोड़िए तो 3 गुना बढ़ा सकते हैं। एक झटके में 2019 के बाद देखिए तो वो एवरेज लगभग 25,000 करोड़ के लगभग आ जाएगा। मनरेगा 60,000 करोड़ रुपए, एक झटके में अगर इलेक्शन से उसको हटाइए तो उसकी कीमत आप 1 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 80,000 करोड़ रुपया खर्च होता है, वह भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा देने की स्थिति में आप आ जाएंगे। अलग अलग तरीके से, क्योंकि इस देश में एग्रीकल्चर का बजट भी 1 लाख करोड़ का है, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का जिक्र भी 1,75,000 करोड़ का है और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उस पर भी तकरीबन 2 लाख करोड़ से कुछ नीचे का खर्च होता है। लेकिन जब आप चुनाव दर चुनाव जिस पैसे का जिक्र हो रहा है उसको परखना शुरू करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े नहीं होंगे, आपको यकीनी तौर पे शर्म आएगी कि वोट गरीबों से ही मांगा जाता है। पार्टी मैनिफेस्टो गरीबों के लिए ही तैयार होता है, पूरा का पूरा मैनिफेस्टो बीजेपी का कर्नाटक के भीतर बीपीएल धारकों के लिए है। बीपीएल का मतलब होता है गरीबी की रेखा से नीचे, और उनकी जिंदगी संवारने के लिए जो आपको बजट चाहिए और दूसरी तरफ उनकी जिंदगी संवारने के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार करते हुए चुनाव के मैदान में कूदना है, दोनों के बीच भी अंतर है। यानी जितना आप लुटाएंगे उससे कम आप उसके बजट के लिए निर्धारित करने की स्थिति में है। यानी प्रचार प्रसार और लोगों को किसी तरीके से अपने ऊपर आश्रित करने की जो परिस्थिति है, यह इस देश में चुनाव के वक्त खुला लाइसेंस मिल जाता है सभी को कि आप हमारे ऊपर निर्भर हो जाइए। हम इसमें कुछ और डाटा आपको जरूर बताते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस देश के किसानों से जुड़ा हुआ है और किसानों की आय तो 2022 में दुगनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसने जब लिखा कि किसानों की औसत मासिक आय 10,218 रुपए प्रति महीने जो मासिक आय है इतनी है, तो उसके बाद जब उससे पूछा गया कि इसको अगर आप बाइफरकेट करें, भाई खेती में कितना होता है और उसके बाद दूध डेयरी में कितना होता है, वो खुद अगर रोजगार करता है तो कितना होता है, तो उसने बताया कि फसल पर जो आय होती है वह 3,798 रुपए हर महीने। लेकिन उसके बाद सवाल था उनसे कि उत्पादन पर भी तो कुछ पैसा खर्च होता होगा, बीज लेकर आते हैं, फर्टिलाइजर लेके आते हैं, कुढ़ाई गढ़ाई करते हैं, वहां पर जिस तरीके से मजदूर डाले जाते हैं, तो पता चला कि सारी चीज में 2,959 रुपए खर्च हो जाते हैं और कुल मिला के शुद्ध लाभ किसान के पास 829 रुपए पर महीने का, यानी एक साल में कमाई 10,068 रुपए। यानी कृषि विकास दर 3.31%। और इस लिहाज से जो चल रहा है, जिसको 2022 तक का दावा है, उसके लिहाज से तो 10% होना चाहिए था विकास दर, वो तो हम कर नहीं पाए। तो इस विकास दर के जरिए दुगनी आय 2036 और 37 में होगी। बात इससे भी और साफ नहीं होती है। सवाल यह है कि अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार एक मुश्त लगभग 7 लाख करोड़ रुपया डाल दे
और किसानों को लेकर जो किसान सम्मान निधि है उसको भी इसके साथ जोड़ इसलिए लीजिए क्योंकि जो खर्च हो रहे हैं चुनाव पर और जो फूंके जा रहे हैं चुनाव पर, उसके मद्देनजर भी यह समझना जरूरी है कि सरकार पर आश्रित करने के लिए जनता के अपनी ऊर्जा, श्रम और उसकी अपनी आय और उसके बाजार को कैसे खत्म करती है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इस दौर में सरकार सोच रही है कि अगर 2024 में कहीं हार ना हो जाए और किसानों से ही बचना है तो क्यों नहीं ये आय किसान सम्मान निधि दुगनी कर दी जाए, यानी 12,000 कर दी जाए। ये सोचा जा रहा है, लेकिन प्रपोजल हम एक दूसरा देते हैं। मान लीजिए आपके सामने हम ये कहते हैं कि 12,000 छोड़ दीजिए। हमारी टीम ने डाटा निकाला कि अगर आप किसानों को सालाना 50,000 रुपए भी दे दें और चुनाव में जो पैसा फूंका जाता है उसको बंद कर दें, तो एक झटके में इस देश के किसान की आय, इस देश में किसानों का जीवन, उनकी सामाजिक सुरक्षा की परिस्थिति और जो आप हेल्थ मिशन और तमाम चीज जो साथ में जोड़ते हैं कि हम इस देश के भीतर में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ला रहे हैं, उसके भीतर जो इम्पावर कैसे किया जाएगा, उनको कैसे एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, सारी चीज़ों का बजट कोई मायने नहीं रखेगा। आप एक झटके में पैसा दे दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में इतना ही है, पैसा है आपके पास, मुश्किल क्या है, हमारे बजट की इकोनॉमी के ठीक समानांतर जो एक ब्लैक इकोनॉमी चलती है या एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, जो कॉरपोरेट का योगदान हो, ट्रस्ट का योगदान हो, शेल कंपनियां भी होंगी और तमाम तरह से इकोनॉमी के पैरेलल में, वो दरअसल उसकी धारा एक ही हो गई है। पहले कई धाराएं निकलती थी तो सबको लाभ होता था, अब एक ही धारा निकलती है जो सीधे सत्ताधारी पार्टी को ही लाभ पहुंचाती है। अब सोचिए, जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो देश की माली हालत क्या है। माली हालत यह है कि सरकार ने खुद बताया कि इस देश के भीतर में 80% छोटे किसान हैं। छोटे किसान 1 हेक्टेयर से कम की जमीन वाले। और सरकार का पूरा एनएसएसओ का आंकड़ा बतलाता है कि जिसके पास 10 हेक्टेयर की जमीन होगी उसकी आय तो पूछिए नहीं, वो 20 से 30 हजार रुपए होगी। जो 10,000 से ज़्यादा होगा 40 से 66,000 होगी। लेकिन जब उनसे पूछा सारे किसानों को मिलाइए और बताइए कि ऑल साइज में किसानों की आय कितनी होगी, तो वह 6,426 रुपए से 10,329 रुपए सालाना आय से आगे बढ़ नहीं पाए। यह देश की ऐसी स्थिति है जिसमें चुनावी पैसा अगर डाइवर्ट कर दिया जाए और किसानों के ऊपर अगर राज्य दर राज्य भी चले, मसलन कर्नाटक के भीतर कर्नाटक के किसानों को ही यह पैसा दे दिया जाए और कहा जाए कि यही आपके लिए पूंजी है हमारी पॉलिटिकल, उससे भी उन्हें लाभ हो जाएगा। लेकिन खर्च अपने प्रचार प्रसार पर हो रहा है। तो आखिर में उन युवाओं के लिए वह पाठ जो पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी हैं और उनको रोजगार चाहिए, इस देश में 15% से 15 की उम्र से ज्यादा जो हो चुके हैं और जो वर्कफोर्स के तौर पर देश में शामिल होना चाहते हैं, उसमें जानकर फिर हैरत नहीं शर्म आएगी, सिर्फ 40% लोगों को नौकरी रोजगार असंगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में दे पाने की स्थिति में यह देश है। बाकी 60% उन्हीं 40% पर आश्रित हैं और बेहतर क्वालिटी की जॉब आपको मिलेगी नहीं। 5 साल से वर्कफोर्स स्टैग्नेंट है। ये पूरा रिकॉर्ड CMIE का है और उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। असंगठित क्षेत्र में 80% जो निर्भरता जो उनकी है यहाँ के वर्कफोर्स की, उनके सामने क्या मुश्किल आई और क्यों आई। 3 वजह थी, नोटबंदी, GST और लॉकडाउन। लेकिन उसके बाद के 3 सालों में भी या 4 सालों में भी हम उबर पाने की स्थिति में नहीं है, स्टैग्नेंट है, सब कुछ स्थिर हो चला है। और शायद इसीलिए जब जिक्र होता है कि रेलवे की वैकेंसी, डिफेंस की वैकेंसी, यूनिवर्सिटीज़ की वैकेंसी और सारी वैकेंसीज को अगर जोड़ते चले जाते हैं तो आखिर में निकलता यही है, इस देश में पूंजी तो है लेकिन वो पॉलिटिकल पूंजी है, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है। और इस देश की जो सोशल इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट है जो हम लोग को दिखाया जाता है, उसमें देश के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी में देश के पास खूब पैसा होता है। इसीलिए इलेक्शन पीरियड में सबसे महंगा चुनाव जो हो रहा है उसका एक नजारा कल आप देखिएगा बेंगलोर की सड़कों पर, जहां पर हजारों रुपए, हजारों नहीं लाखों रुपए के फूल की पंखुड़ियां बिखरे जाएंगी, जहां पर गाड़ियों का तांता लगा होगा,
जगह जगह आपको पोस्टर्स दिखाई देंगे, जगह जगह नारे होंगे, हाई क्वालिटी के स्पीकर्स लगे होंगे, और निकल कौन रहा होगा? देश के प्रधानमंत्री कल 40 किलोमीटर तक बेंगलोर को नापेंगे, परसों भी नापेंगे। खर्च तो होगा ना, और यह खर्च कहां से आएगा? सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।